अच्छा जी, हमारी जो है वो माइग्रेशन टू अबिसिनिया में एक छोटी सी गुफ्तगू हुई थी और उस गुफ्तगू में मैंने आप लोगों से कुछ बातें की थी। अब मुझे मेरे सवालों के अगर आप जवाब दे देंगे तो मैं ज़रा जल्दी जो है अपना आंसर स्टार्ट कर लूँगा। अगर आपको याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, मैं उसको रिपीट कर दूँगा। मैं ज़रा थोड़ा-सा पीछे चला जाता हूँ और जिसको याद हो प्लीज़ वो मुझे सपोर्ट करते हुए या मुझे जो है वो वक़्तन-फ़वक़्तन जो याद हो मुझे जवाब देता रहेगा तो सर मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा और ज़रा इत्मीनान हो जाएगा। ये लेटर टू माइग्रेशन हम माइग्रेशन टू अबिसिनिया जब पढ़ रहे थे, सो आई टोल्ड यू कि 2 तरह के माइग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो मदीना में 3 तरह के आते हैं। एक है इवेंट्स लेडर टू माइग्रेशन, माइग्रेशन से पहले की कहानी लिखो। एक है इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के दौरान या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की कहानी लिखो। और एक क्वेश्चन है इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद की कहानी लिखो। तो हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, लेटर टू, इवेंट्स ऑफ और फॉलोड बाय। अच्छा, फॉलोड बाय तो बहुत आसान है, माइग्रेशन के बाद की कहानी लिखो, तो उसमें ज्यादा कोई मसला नहीं है और मार्किंग स्कीम में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती। प्रॉब्लम आता है लेटर टू में और इवेंट्स ऑफ में। तो मैंने जब आपको लेटर टू माइग्रेशन के बारे में गुफ्तगू की थी और आपसे बात की थी, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन लेटर टू माइग्रेशन का आ जाए, अगर क्वेश्चन लेटर टू माइग्रेशन का आ जाए तो कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं। और अगर इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए तो फिर बात थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी और वो बात यूं हो जाएगी कि जी फिर इस सूरत हाल में कॉजेस के मार्क्स कम हो जाएंगे और इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा। तो लेटर टू में प्री इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा होते हैं और पोस्ट इवेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, यानी कॉजेस के मार्क्स ज्यादा होते हैं मोर देन 70% और इवेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, यानी कि माइग्रेशन कम लिखनी होती है, माइग्रेशन से पहले के कॉजेस ज्यादा लिखने होते हैं। इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन का सीन ये है कि उसमें कॉजेस के मार्क्स कम है और इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा है। तो जब कॉजेस के मार्क्स कम हुए तो व्हाट द रीजंस ऑफ माइग्रेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पूरी माइग्रेशन जो है वो पूरी की पूरी जो उसके इवेंट्स लिखे जाएंगे। तो मैं आपको याद, और दूसरी बात आपको ये बताई थी कि जब भी जो है वो लेटर टू का आंसर होगा तो लेटर टू माइग्रेशन का आंसर कहाँ खत्म होता है, जैसे ही फर्स्ट पार्टी यानी कि जो इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स हैं व्हेन दे डिपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लैंड फॉर द सेकंड लैंड, जैसे ही उनका फर्स्ट लैंड से डिपार्चर होगा, यानी कि ऑब्वियसली माइग्रेशन हमेशा मक्का से या तो अबिसिनिया हुई या मक्का से मदीना। तो जैसे ही माइग्रेंट्स मक्का से लीव करेंगे फॉर द सेकंड लैंड, आंसर खत्म हो जाएगा कौन सा वाला, लेटर टू माइग्रेशन का। लेकिन अगर हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन की, तो इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन आंसर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक माइग्रेंट्स हो, एक हो या ज्यादा, जब तक वो एक लैंड से डिपार्ट करके पूरी जर्नी कवर करके रास्ते में जो कुछ भी हुआ और जब तक वो सेकंड लैंड पर अराइव करके सेटल नहीं हो जाते तब तक आंसर खत्म नहीं होगा। तो मैंने मेरा बच्चा इस बात को ना इस तरह से आपको याद कराया था। लेटर टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। अब ये याद कर लो मेरे साथ साथ क्लासरूम में। अब मैं आज अभी फिजिकल क्लास में जाऊंगा तो वहां तो मैं एक एक बंदे को याद कराया अगर आगे बढ़ूंगा नहीं तो वो तो सब सुनाई दे रहा होता है, अभी तो आप लोग को मैं नहीं सुन सकता। लेटर टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा है, लेटर टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। आपको याद हो कि ये वाला आंसर खत्म हो गया था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मक्का से माइग्रेट किया। हजूर इस्लाम जैसे ही मक्का से अबिसिनिया की तरफ पढ़े आंसर खत्म हो गया। इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन के आंसर में कॉजेस के मार्क्स कम हैं, इवेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के अराइवल एट अबिसिनिया था, आज अराइवल एट मदीना हो जाएगा। सो ये दो चीजें याद करो एक बार ताकि मैं इसको मदीना में फिर लिंक करके याद करवाऊं। लेटर टू के आंसर में आज से लेटर टू का टॉपिक ना, लेटर टू पक्का याद होना चाहिए। लेटर टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का। एक छोटा सा सवाल है आपसे, माइग्रेशन तो अबिसिनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट नहीं किया था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें तो प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं आया, जिक्र आएगा मदीना में। अच्छा, जब अबिसिनिया पढ़ रहे थे तो लेटर टू का आंसर कहाँ खत्म होता है, जैसे ही फर्स्ट बैच के बाद सेकंड बैच दैट इंक्लूडेड 83 men and 19 women, जैसे ही सेकंड बैच डिपार्टेड फ्रॉम मक्का फॉर अबिसिनिया, आंसर खत्म हो गया। ये अबिसिनिया की बात है। अब मैं माइग्रेशन टू मदीना पढ़ रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन, दैट लेड अप टू प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो उसमें भी कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे, इवेंट्स के मार्क्स कम हो जाएंगे, आंसर कहाँ खत्म होगा। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं लेड अप टू माइग्रेशन टू मदीना का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें भी कॉजेस के मार्क्स ज्यादा होंगे, इवेंट्स के मार्क्स कम हो जाएंगे, आंसर किधर खत्म होगा। कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मदीना पे या प्रॉफिट के डिपार्चर फ्रॉम मक्का, इमिग्रेंट्स के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे या प्रॉफिट के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे।
ठीक है ना। तो जब हम लेटर टू माइग्रेशन टू मदीना का आंसर कर रहे होंगे तो कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे, इवेंट्स के मार्क्स कम हो जाएंगे, आंसर खत्म होगा प्रॉफिट के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पे। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड अबू बकर सिद्दीक लीविंग हिज कजन हजरत अली बिहाइंड ऑन हिज बेड, जैसे प्रॉफिट वुड डिपार्ट फ्रॉम मक्का फॉर द सिटी ऑफ मदीना, जैसे ही नबी अलैहि मक्का से रुखसत हुए, आंसर खत्म। रास्ते में केव में क्या हुआ, फिर वो सुराका बिन मालिक ने क्या कहा, फिर उनमें जो है वो मोहम्मद से प्रॉफिट और अबू मोहम्मद से क्या गुफ्तगू हुई, और प्रॉफिट बिजॉन ने कुबा में क्या, वो सब नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉफिट के मक्का से निकलते ही आंसर खत्म होगा कि उसमें कॉलेज के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम है। तो पहले सवाल लिखो, उसके बाद पैटर्न लिखने के बाद भी समझ लेते कि कल को अगर आप भूल गए तो आपको ऐसी सारी बातें लिखी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सर, ये जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं लास्ट टाइम कब आया, इसके चाहो तो ऊपर लिख लेना, जून 2020 का सवाल है। अक्टूबर 1 यानी कि अभी जो है वो एक हफ्ते पहले जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें एग्जामिनर साहब ने ये सवाल दिया है। Briefly describe the main events that led up to का अंडरलाइन कर लेना भाई। Briefly describe the main events that led up to Prophet Muhammad peace upon his migration. अब यार ये सवाल मुझसे बार बार होता है, और ये एग्जामिनेशन से पहले तो चले यार बच्चे बहुत ही घबराए हुए होते हैं, लेकिन जब पूरे साल एक बात बता दी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि बार बार जो है उसको जो है वो पूछा जाए, रिपीट किया जाए, एक बार याद कर लिया जाए। सो हुआ ये कि अभी भी पेपर हो रहे थे अक्टूबर 1 का, एग्जाम से पहले बच्चे का सवाल है, सर आई एम वेरी मच कंफ्यूज सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सवाल आपने लिखा हुआ है इसमें कौन सी माइग्रेशन लिखनी है। क्वेश्चन था राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन। अब जब प्रॉफिट्स माइग्रेशन का फ्रेज आ जाएगा तो दैट इज ऑब्वियस ना कि यार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम एंड ही नेवर माइग्रेटेड टू अबिसिनिया, ही माइग्रेटेड ओनली टू द सिटी ऑफ मदीना। तो जब प्रॉफिट्स माइग्रेशन लिखा हुआ आ गया, एग्जामिनर के लिए जरूरी नहीं कि वो लिखे प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना, उसको यहाँ पर एरिया स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को इतना याद होना चाहिए। तो प्रॉफिट्स माइग्रेशन इज माइग्रेशन टू मदीना। अब यहाँ पर इससे पहले कि हम लोग अपना पैटर्न लिखें, आप एक काम करो, यहाँ पर हेडिंग दो लेड अप टू की, लेड अप टू की हेडिंग दो। बल्कि लेड अप टू की हेडिंग ना दो, छोड़ो, डायरेक्ट पैराग्राफिंग करो, आपको समझ में तो आ गया होगा ना यार। लिखो P1 कॉजेस और P2 इवेंट्स। लेड अप टू के आंसर में कॉजेस के मार्क्स ज्यादा हैं, इवेंट्स के मार्क्स कम हैं, आंसर खत्म होगा प्रॉफिट के डिपार्चर फ्रॉम मक्का पर। कॉजेस के मार्क्स 70% हो गए, आगे मार्क्स भी लिख देना, और इवेंट्स के मार्क्स हो गए 30%। अब यहाँ P3 जो है वो एक स्टार पैराग्राफ है। ये आंसर इतना ज्यादा एक्सटेंडेड है और इतना लंबा ये आंसर बन जाता है कि यूजुअली स्टूडेंट P3 नहीं लिख पाते। लेकिन इफ यू थिंक दैट कि आपके पास एक आध मिनट बच गया है तो फिर आप एक काम करें कि आप इसका एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट या एक कंक्लूसिव कुछ लाइंस लिखने के लिए आप लिख देंगे जर्नी टू मदीना इन अ फ्यू लाइंस। मैंने स्टार इसलिए बनवा दिया कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, तो अगर किसी ने प्रॉफिट के मक्का से डिपार्ट होते ही आंसर खत्म कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। उसके लिए उसको फर्दर कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी नहीं होता, और उसका कभी कभार बेनिफिट जरूर मिल जाता है लेकिन उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप अगर यहाँ पर टाइम बच गया तो टाइम बचने की सूरत में आप यहाँ पर कंक्लूसिव एक छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ लिख देंगे। वो मैं आपको जब यहाँ पहुंचूंगा तो सिखा दूंगा कि भाई पैराग्राफ क्या होगा, लेकिन P3 मैंडेटरी नहीं है, P3 मैंडेटरी नहीं है। अब उसके नीचे लिखो फ्रेम।
फ्रेम। देखो बात समझना, जब ये आंसर यानी इसकी जो मार्क स्कीम आई तो उसकी मार्किंग स्कीम को एग्जामिनर साहब ने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया। अभी कोई चीज कॉपी मत करना जब तक मैं इजाजत ना दूं ना, सही, अभी बस इस बात को ध्यान से समझना। हम जब इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं तो मार्किंग स्कीम इसकी कहती है कि भाई ये आंसर शुरू होना चाहिए बॉयकॉट से। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बॉयकॉट से आंसर स्टार्ट करे, यानी कि प्रॉफिट को 7th ईयर में बॉयकॉट किया गया, उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह आपका भला करे, बॉयकॉट के बाद प्रॉफिट के अंकल और वाइफ का इंतकाल हुआ, ईयर ऑफ ग्रीफ आ गया, फिर प्रॉफिट ताइफ गए लेकिन ताइफ ने कोई खास आपको रिस्पॉन्स दिया नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ ने भी रिजेक्ट किया। तो ये सिर्फ कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बॉयकॉट से कनेक्ट करो ईयर ऑफ ग्रीफ को, ईयर ऑफ ग्रीफ से कनेक्ट करो ताइफ, कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना। फिर ताइफ ने जब रिजेक्ट किया तो फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसको आप 3.5 इयर्स भी कह सकते हैं, 10th ईयर, 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है। 10th ईयर में प्रॉफिट ने अकाबा में प्रीच की, 11th हो, 12th हो, 13th ईयर हो, सॉरी 13th ईयर यहाँ पर है। तो ये सारे जो ईयर्स है आपके पास, 3.5 साल की प्रीचिंग प्रॉफिट ने अकाबा में की। तो सबसे ज्यादा बड़ा कॉज जो था या सबसे ज्यादा जो मार्क्स इस आंसर में मिलेंगे, जो कि मोर देन 4 मार्क्स भी हो सकते हैं, वो किसके हैं? प्लेजेस ऑफ अकाबा के। तो प्लेजेस ऑफ अकाबा बेसिकली 10 मार्क्स में भी आता है। एक बार एग्जाम ने ये भी सवाल दिया, राइट एन अकाउंट ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ अकाबा एंड आल्सो डिस्कस द प्रॉमिसेस मेड एट अकाबा। तो आप अकाबा के प्रॉमिसेस ऑफ अकाबा के ही इवेंट्स पे, जो कि 3.5 इयर्स के जो इवेंट्स हैं, उस पे भी 10 मार्क्स का आंसर तैयार करेंगे। तो मैं अकाबा बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें माइग्रेशन अकाबा दोनों कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारी मार्किंग स्कीम से जनरेट हो जाएंगी। तो वो कह रहे जी बॉयकॉट से शुरू करो, ईयर ऑफ ग्रीफ, ताइफ, प्लेजेस ऑफ अकाबा पे जाओ, और फिर उसके बाद प्रॉफिट भी हमने जो माइग्रेशन की, अल्लाह ने इजाजत दी वगैरह वगैरह, प्रॉफिट को असैसिनेट करने का प्लान बना, वो सारे इवेंट्स कहलाएंगे। ये हो जाएगा 3 मार्क्स का। अब देखना जरा गौर से मैं कर क्या रहा हूँ। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या है? कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। और ये जो हमने लिखा है खाली, ये क्या है? इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन। तो आप देख लीजिए कॉजेज जो है ओवरऑल आपको 70% या 7 to 8 मार्क्स भी दे सकते हैं, और इवेंट्स जो आपको देंगे वो 3 मार्क्स देंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं मार्किंग स्कीम देखता हूं, मार्किंग स्कीम कहती है कि भैया ये आंसर शुरू होना चाहिए बॉयकॉट से। आपकी मर्जी है, आप अपना आंसर बॉयकॉट से स्टार्ट कर दें। और दूसरा ये कि मैं अगर आंसर लिखने बैठूंगा तो मुझे पता है मैं बॉयकॉट से पहले 1-2 लाइन लिख के अपने आंसर को लेके जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसका फ्रेम बनाऊंगा तो इसका फ्रेम जो है मैं ईयर्स के हिसाब से नहीं बना रहा, इसका फ्रेम मैं इवेंट्स के हिसाब से बना रहा हूँ। मार्क्स मिलना कब शुरू हो रहे हैं? बॉयकॉट से। मार्क्स कब तक मिलते रहेंगे? टिल प्रॉफिट्स डिपार्चर फ्रॉम मक्का। तो आप अपना फ्रेम लिख लो पहले, फिर इस फ्रेम को आगे एक्सप्लेन करते हैं और मार्किंग स्कीम को भी जो है कॉपी कर लेंगे। पर पहले फ्रेम लिखो, फ्रेम लिखो फ्रॉम बॉयकॉट, फ्रॉम बॉयकॉट टिल प्रॉफिट्स डिपार्चर फ्रॉम मक्का। ये हो गया जी फ्रेम, फ्रॉम बॉयकॉट टिल प्रॉफिट्स डिपार्चर फ्रॉम मक्का। इसके बाद अब हेडिंग दो मार्क स्कीम की। मार्किंग स्कीम से खुरम आपने पहले कभी तो नहीं लिखवाया है, अचानक मार्किंग स्कीम क्यों लिखवा रहे हैं उसकी वजह जो है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, और आप पहले मार्किंग स्कीम लिखो। चलो बताओ किसको याद हुआ, कहां से आंसर स्टार्ट होना चाहिए? मार्किंग स्कीम लिखना चाह रहा हूं भाई, सबसे पहले क्या लिखूं? किधर से आंसर स्टार्ट होगा? बॉयकॉट से। बॉयकॉट के बाद जो है वो 2 लोग का इंतकाल हो जाएगा, कौन है? हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा। तो उस ईयर को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रीफ। प्रॉफिट को अबू तालिब की डेथ के बाद प्रोटेक्शन दी थी एक आदमी ने, क्या नाम है उसका? एक यूजलेस प्रोटेक्शन डिक्लेयर हुई थी प्रॉफिट के लिए, क्या नाम है उस आदमी का? अबू लहब की प्रोटेक्शन नाम की थी, काम की नहीं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी वजह से कहां जाना पड़ गया? ताइफ। ताइफ ने प्रॉफिट को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था? ताइफ ने प्रॉफिट को रिजेक्ट किया। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पर प्रीचिंग की शुरू की थी? अकाबा में। प्रॉफिट ने जो अकाबा में प्रीचिंग शुरू की, अकाबा कहाँ है, क्या चीज है उधर, क्या क्या मशहूर चीजें, हज में कहा था, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो 4 इसके कॉजेज हैं, माइग्रेशन के कॉजेज 4 हैं। तो इसको लिखो, फिर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले जी आप बॉयकॉट लेकर आएंगे। आप बॉयकॉट में लिखना क्या है वो बाद में, मैं उसे मार्किंग स्कीम लिखवा रहा हूँ।
बॉयकॉट के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो एक ईयर आया उसका नाम था ईयर ऑफ ग्रीफ। याद रखना कि ये सब एक एक मार्क की इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। विजिट टू ताइफ, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अकाबा में करते हैं प्लेजेस। इन सब के आगे मार्क्स भी लिखो ताकि याद रहे। जी सर खुर्रम कह रहे थे कि जी बॉयकॉट को सिर्फ कनेक्ट करना है, जबकि सर खुर्रम तो बॉयकॉट हमें 10 मार्क्स का कराया हुआ है। ईयर ऑफ ग्रीफ तो वैसी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। सर खुर्रम ने 10 मार्क्स हमें 10 मार्क्स का ताइफ कराया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ताइफ कनेक्ट होगा, तो ताइफ के बारे में भी ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है। और ये मार्किंग सी में मार्क्स रिक्वाइज सी रहा हूँ कि बेटे याद रखना, लेटर टू माइग्रेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स प्लेजेस के हैं। जिसने प्लेजेस को पे कॉम्प्रोमाइज किया वो लेवल 2 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो ये जो सारे के सारे हमने लिखे हैं ये सब कहलाते हैं जी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कॉजेज ऑफ सेकंड माइग्रेशन। इसके बाद जो आपका 5वां पॉइंट आएगा वो आएगा प्रॉफिट्स माइग्रेशन टिल डिपार्चर फ्रॉम मक्का। बेटा कोई चीज कंफ्यूज कर ली तो सवाल यही पूछ लेना, इसके आगे बगैर कंफ्यूजन के साथ मत जाना भाई। कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो तो सवाल पूछ लेना। और ये जो आपने आखिरी इंफॉर्मेशन लिखी है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगे, फॉलोअर्स जाएंगे, फिर प्रॉफिट भी हम जाने लगेंगे, तो प्रॉफिट को असैसिनेट करने की अटेम्प्ट होगी, दारुलनौता में प्लान बनेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अबू बकर सिद्दीक के साथ निकलेंगे, लेकिन हजरत अली को अपने पेट पर एज अ डिकॉय सोने को बोलेंगे। और जैसे ही प्रॉफिट रवाना होंगे कुरैश प्रॉफिट को ढूंढने निकलेंगे ही आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जो है वो 3 मार्क्स की जो है वो ये आपको 3 तक स्कोर देगी। सो भैया मार्किंग स्कीम भी बन गई हमारे पास, ईयर ऑफ ग्रीफ, और उसके बाद विजिट टू टाइप प्लेसेस ऑफ अकाबा भी आ गया, प्रॉफिट्स माइग्रेशन आ गई। अच्छा एक बात बताओ, स्टूडेंट अगर बॉयकॉट से आंसर स्टार्ट करे, स्टूडेंट अगर बॉयकॉट से आंसर स्टार्ट करे तो उसके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे? बस ये बता दो। अगर ये वाला आंसर लिख रहे हैं लेटर टू माइग्रेशन, तो जो बॉयकॉट से आंसर स्टार्ट करा उसके मार्क्स कटेंगे या नहीं? नहीं। अच्छा सर खुर्रम का राइटिंग स्टाइल ये है कि सर खुर्रम जब भी कोई गुफ्तगू करते हैं तो जरूर बैकग्राउंड देते हैं। मैं कोई क्लास लूंगा तो मैं पिछली क्लास के बारे में बात करूंगा, मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मैं बैकग्राउंड दूंगा, ताकि बंदे की मेमोरी में वो चीज लिंक और फ्रेश हो जाए ना, या रिफ्रेश हो जाए। तो मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग डिफरेंट है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो। अब एक बच्चा अपना आंसर ऐसे स्टार्ट कर रहा है, अब राइटिंग बंद कर देना, मैं क्योंकि P1 की इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ, और बहुत स्लो स्लो पढ़ना है ये टॉपिक, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक के अंदर जो है वो अगले 2 टॉपिक की इंफॉर्मेशन भी शामिल है। ठीक है ना, इसके नीचे हम P1 लिखना शुरू हो जाएंगे, मार्किंग स्कीम हमारी बन चुकी है। एक स्टूडेंट आंसर लिख रहा है कि जी when Quraysh could not for many years, when Quraysh could not stop Prophet, his followers and the growth of Islam, they boycotted Prophet and his tribe socially and financially. Boycott lasted for 3 years with hunger, thirst and heat, and soon after the lifting of boycott, Abu Talib and Khadija died. तो माशाल्लाह से because he is a very good student, इसने किया ये कि इसने डायरेक्ट बॉयकॉट से स्टोरी को लिंक किया और उसको डायरेक्टली वो ईयर ऑफ ग्रीफ और सो ऑन लेके चला गया। ये एक स्टूडेंट है जो कि लिख रहा है और 100% एक्यूरेट लिख रहा है। ये स्क्रिप्ट डिस्टिंक्शन भी सिक्योर कर सकती है, ये स्क्रिप्ट टॉप मार्क्स भी स्कोर कर सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बॉयकॉट से पहले की इंफॉर्मेशन लिखना मैंडेटरी है। मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि मैं थोड़ा सा पीछे से हवाला दूंगा, मैं सिर्फ 2 से 3 स्टेटमेंट्स ऐड करूंगा। बॉयकॉट किस ईयर में होता? 7th ईयर में। अब एक बच्चा 7th ईयर से अपना आंसर स्टार्ट कर रहा है, अगर मैं कह रहा हूं यार 2 पॉइंट्स और ऐड कर लो, अगर 2 पॉइंट्स और या 3 पॉइंट्स और ऐड कर लोगे तो तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर से आ जाएगा। तो बंदे का जो कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकता है, जिसकी कंसाइज राइटिंग है, वो ही काम समझ पाएगा। जिसको ज्यादा मुश्किल लगे, मैंने मार्किंग स्कीम लिखवा दी, भाई आप बॉयकॉट से स्टार्ट कर लीजिए, तो मसला नहीं है। तो मेरे 3 स्टेटमेंट सुनना और फिर पूरी मेरी स्टोरी सुनना। अभी टाइपिंग मत करना, ध्यान से सुनो, फिर बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। In the first 3 years, Prophet preached secretly, but Quraysh did not become aggressive. Pehla statement. From 4th year, when he preached openly, Quraysh became insecure and started torturing Prophet and his followers. Prophet and his followers.
तीसरा statement, when Quraysh could not stop Prophet, his followers, and the growth of Islam for many years, in 7th year of prophethood, they boycotted Prophet and his tribe socially and financially. ये मेरा तीसरा statement आ गया और boycott आ गया. Boycott lasted for how many years? Boycott lasted for how many years? Boycott lasted for 3 years with severe difficulties of. Severe difficulties क्या थी? Boycott lasted for 3 years with severe difficulties of. HTH का मतलब है hunger, thirst and heat. In the 10th year of prophethood, when the boycott was lifted, soon after the lifting of boycott, his uncle Hazrat Abu Talib died. 4 months later, his wife Hazrat Khadija died. Prophet was so grieved that the year became to be known as the year of grief, जिसे आप year of sorrows या आमुल हज़न भी कहते हैं. After this, Hazrat Muhammad was given useless tribal protection by his uncle Abu Lahab. Therefore, he wasn't safe in Makkah. So, he went to preach at Taif. Taif rejected him, insulted him, persecuted him, and exiled him from the city of Taif. Therefore, being pretty much determined and changing his strategy, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started inviting pilgrims coming to the city of Makkah, but he was not allowed to make preaching in Makkah, so he went to preach these pilgrims 3 miles away from the city of Makkah in a place called Aqaba. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अकाबा में जाके प्रीचिंग करना शुरू किया. अब ये अकाबा शकाबा क्या है, ये सारी बातें बाद में, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन आपके सामने आ गए. और दोनों ऑप्शन ये हैं कि या तो तुम बॉयकॉट से डायरेक्टली स्टार्ट कर लो तो तुम्हारे 3 स्टेटमेंट्स कम होंगे, या तुम सर खुरम के स्टाइल पे आ जाओ जहां पर जो है वो तुम जो है वो 3 स्टेटमेंट्स को भी साथ में लेके चल सकोगे. चलो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, P1 के पॉइंट लिखना शुरू करो. P1 मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहा हूं ताकि फिर आपको अंदाजा हो जाए कि जी फर्स्ट 3 years SP and no aggression from Quraysh. पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट 3 years, SP and no aggression from Quraysh. SP का मतलब सीक्रेट प्रीचिंग है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ YOP, OP, insecurities and persecution by Quraysh. YOP का मतलब ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है. फोर्थ YOP जिसको शॉर्ट फॉर्म से मसला हुआ पेज के टॉप पे लिख देगा. SP का मतलब है सीक्रेट प्रीचिंग. मसला आ रहा है तो पेज के टॉप पे लिख लो, क्योंकि मैं आगे बार बार SP ही यूज करूंगा, तो एक ही बार एब्रिविएशन की फुल फॉर्म अपने पेज के टॉप पे लिख लें. फोर्थ YOP का मतलब फोर्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है. OP मतलब ओपन प्रीचिंग है. इनसिक्योरिटीज एंड परसिक्यूशन बाय कुरैश. अब हमें ना इनसिक्योरिटीज बताने की जरूरत है और ना परसिक्यूशन एलैबोरेट करने की, इसलिए हमने ये पिद्दा सा पॉइंट लिखा, हम आगे बढ़ गए. YOP का मतलब मेरा बच्चा ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है. इन दो स्टेटमेंट में मैं डायरेक्ट अपने जो है वो बॉयकॉट पे जंप मार दूंगा. When the Quraysh could not stop, when the Quraysh could not stop Prophet, peace be upon him, his followers and the growth of Islam, they boycotted Prophet, peace upon him, his tribe and followers in 7th YOP. When the Quraysh could not stop Prophet, his followers and the growth of Islam, they boycotted Prophet, peace upon him, his tribe and his followers in 7th YOP. In 7th YOP. The boycott lasted for 3 years with the hardships of HTH. बल्कि विद सिवियर हार्डशिप्स कर लो. और हार्डशिप्स के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे HTH. The boycott lasted for 3 years with severe hardships. ब्रैकेट में आ जाएगा HTH. HTH.
पॉइंट नंबर 4 के बाद एक लाइन छोड़नी है और हेडिंग देनी है 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। द बॉयकॉट लास्टेड फॉर 3 years विद सिवियर हार्डशिप्स। में हार्डशिप्स हंगर, थर्स्ट और हीट की थी। बॉयकॉट आपने पढ़ लिया हुआ है तो उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। एक लाइन छोड़कर हेडिंग देनी है 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। देखो हम यहाँ पर आ गए, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही होगी इस पर आप देख सकते हैं। हम 10th ऐसे लेके 13th ईयर को अलग अलग पढ़ेंगे। तो 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड की हेडिंग दो, और उसमें मैं पॉइंट नंबर 5 ही लिख रहा हूँ, हेडिंग जो है वो उसके साथ कंटिन्यूशन में चल रहे हैं हम लोग। The boycott was lifted in 10th YOP. The boycott was lifted in 10th YOP. Soon after, Prophet peace upon his wife, uncle and wife died. Uncle and wife died. Due to his sadness, the year became to be known as the year of grief. Due to his sadness, the year became to be known as the year of grief. After Abu Talib's death, Abu Lahab declared tribal protection for Prophet peace upon him. However, it was used as a prophet. It was used as a prophet. So despite having tribal protection, Prophet was not safe in Makkah. So unsafe in Makkah, he went to preach at Taif. Taif rejected and expelled him. Taif rejected and expelled him. Therefore, changing his strategy, he began inviting foreigner pilgrims at Aqaba. Therefore, changing his strategy, may peace be upon him, began inviting foreigner pilgrims at Aqaba. He began inviting foreigner pilgrims at Aqaba. ये ऑनलाइन पढ़ाने की बेनिफिट है, कोई भी चीज दिखानी है फौरन से स्क्रीन खोलो, चल मेरा भाई वहीं से याद करा दो। अभी मैं जाके एक पढ़ाऊंगा आज बादाबाद की क्लास में, तो उनको इमेजिन करके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मेरे पास बोर्ड पे एक ही स्क्रीन मौजूद होगी। अच्छा मेरा बेटा, ये आपके सामने जो है वो एक मैप आ रहा है हज का। हज के मौके पे हम लोग जो है वो अकाबा नामी जगह पे जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, तो आज है ना बार बार अकाबा अकाबा का जिक्र आ रहा होगा, तो इसलिए प्लीज बेटा आप इस बात को ना पहले यहीं पर सॉर्ट करो, सर ये अकाबा है क्या चीज और ये अकाबा होता कहाँ पर है, ताकि फिर मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू आगे लेके जा सकूं। तो आप जो है वो अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह खैर करे, पेन रखें और आराम से मेरी बात, जरा सुकून से मेरी बात सुने। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रॉफिट वाज नॉट, बल्कि कुछ सवालों का जवाब अल्लाह करे आपसे मिल जाए और उम्मीद है कि आपसे मिलेगा। ये बताइए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट एबल टू प्रीच इन द सिटी ऑफ मक्का। उसकी रीजन क्या है कि प्रॉफिट वाज नॉट सेफ इन मक्का। प्रॉफिट मक्का में सेफ क्यों नहीं? प्रॉफिट के पास क्या नहीं है? ट्राइबल प्रोटेक्शन नहीं है। ट्राइबल प्रोटेक्शन अबू तालिब की डेथ के बाद जा चुकी। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब ने जो प्रोटेक्शन दी वो यूजलेस थी, तो प्रॉफिट भी हम ताइफ गए, ताइफ से प्रॉफिट रिजेक्ट हो गए। जब प्रॉफिट इफ यू रिमेंबर ताइफ से वापस आए, तो प्रॉफिट को प्रोटेक्शन किसने दी थी? एक आदमी ने, इसका नाम था अल-मुतीम बिन आदि। अल-मुतीम आइडल वर्शिपर है।
अल-मुतीम प्रॉफिट को ट्राइबल प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन प्रॉफिट को प्रीच करने में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे तो अबू जहल और बाकी लोग अल-मुतीम के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे, जिससे उन्होंने जो है वो हज़रत अबू तालिब को जो है बहुत ज्यादा तंग किया था। So yes, Prophet was having tribal protection now in the city of Makkah. तो इसका मतलब ये कि Prophet की assassination possible नहीं है। Prophet पे शायद persecution के पहले की तरह के हमले होते रहे, लेकिन Prophet पे assassination का attack अभी नहीं हो सकता जब तक अल-मुतीम जिंदा है। लेकिन ये बात भी तय है कि Prophet Peter was not allowed to preach in the streets of Makkah. 100% तय हो गया, Prophet मक्का में preach नहीं कर सकते। मक्का में preach, अब जिंदगी महफूज है, मक्का में preaching नहीं है। मक्का के अलावा बाहर जाते हैं तो preach नहीं कर सकते। अब Prophet ने strategy change की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि मैं किसको इनवाइट करूंगा, आपने लिख के मुझे भेजना है ताकि आपको याद होती रही चीजें। प्रॉफिट अब इनवाइट करेंगे पिलग्रिम्स कमिंग टू मक्का को, लिख के भेजो मुझे। प्रॉफिट इज नाउ गोइंग टू इनवाइट हु? पिलग्रिम्स कमिंग टू मक्का, लिख के भेजो पिलग्रिम्स कमिंग टू मक्का। अब पिलग्रिम्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक पिलग्रिम है माइनर पिलग्रिमेज का। माइनर पिलग्रिमेज उम्रे को बोलते हैं। उम्रा जिसने किया हुआ उसको बात समझ में आ जाएगी यार। उम्रे वाला जो हाजी है वो तो खाली काबा जाएगा, काबा पे ही तवाफ करेगा, वहीं पर सही करेगा, वहीं जमजम पिएगा और मुकामी भाई पे नमाज पढ़ेगा, उम्रा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 महीने तो प्रीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 महीने तक प्रॉफिट मक्का में प्रीच करें तो पिलग्रिम अगर मक्का में आ रहा है, प्रॉफिट मक्का में प्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि मक्का में प्रॉफिट ने अगर प्रीचिंग की, अगर ये बात कुरैश को या अबू जहल को या दुश्मनों को पता चली तो नबी इस्लाम की जान को बराह रास्त खतरा हो सकता है, या प्रॉफिट के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है वो अनकंट्रोलेबल हो सकती है। तो हुजूर मक्का में प्रीच नहीं कर सकते। प्रॉफिट मक्का में प्रीच करने और मक्का के लोगों को भी प्रीच नहीं कर सकते। प्रॉफिट ने जाके जो है उमैया बिन खल्फ के किसी गुलाम को अगर इनवाइट कर दिया, उसने जाके उमैया को बताया, उमैया ने अबू जहल को बताया, फिर मुतीम पे प्रेशर पड़ा, एक मुसीबत हो जाएगी मक्का में। तो ये बात जान लो, प्रोटेक्शन होने का मतलब ये नहीं कि मक्का में प्रीचिंग होगी तो प्रॉफिट ने पिलग्रिम्स को इनवाइट करना है। अब ये बात भी समझनी है, पिलग्रिम्स कमिंग टू मक्का सरकुरन क्या बोलना चाह रहे हैं? जो पिलग्रिम्स मक्का के हैं उनको इनवाइट नहीं कर सकते। प्रॉफिट लोकल भी जो है उम्रा कर रहे होंगे, प्रॉफिट इनवाइट करेंगे किसको? फॉरेनर पिलग्रिम्स को। प्रॉफिट पिलग्रिम्स कमिंग टू मक्का से मेरा मतलब है जिनको इनवाइट करना है कौन है? फॉरेनर पिलग्रिम्स। अब फॉरेनर पिलग्रिम्स अगर उम्रे के लिए आ रहे हैं, प्रॉफिट उनको मक्का में इनवाइट करेंगे तो बात रिवील हो जाएगी। वहां पर मक्कन्स मौजूद हैं, काबे के सामने हर वक्त जो है वो मौजूद होते हैं अबू जहल वगैरह लोग। सो प्रॉफिट इन फॉरेनर पिलग्रिम्स को प्रीच कर सकते हैं मक्का के बाहर। अब पिलग्रिम्स मक्का के बाहर कब जाते हैं? पिलग्रिम्स मक्का के बाहर जाते हैं हज के मौके पे। और हज के जो आपके पास सीजन है वो जिलहज से शुरू होता है और हज होता ही जिलकद से शुरू होता है और हज होता ही जिलहज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th 11th 12th और 13th ईयर्स जिसमें 3.5 साल प्रॉफिट ने प्रीचिंग की अकाबा में, ये प्रीचिंग पूरे साल नहीं हो पा रही, ये प्रीचिंग हो रही है सिर्फ हज सीजन में। और हज सीजन में प्रॉफिट लोकल्स पिलग्रिम्स को नहीं, फॉरेनर पिलग्रिम्स को इनवाइट कर सकते हैं, और प्रॉफिट उनको मक्का में नहीं, मक्का के बाहर इनवाइट कर सकते हैं। अब ये बात अगर दिमाग में छप जाए तो फिर चीजें थोड़ी सी है कि ज्यादा देर पर याद रहती हैं। तो अगर कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, हाजी जो है वो काबा पे तो सिर्फ इबादत करता है। हाजी सबसे ज्यादा जिस जगह पे रुकता है उसका नाम है मिना। तो अगर आप देखें मैप में सामने लिखा है काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे एक जगह है, उसका नाम है मिना। तो आप इसको याद करेंगे मेरे साथ में, एक लय बनाऊंगा, एक राइमिंग बनाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि आपको जल्दी याद हो जाए। अब काबा कहाँ है? मिना में। सच बल्कि मिना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। मिना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। मिना में क्या है? वैली ऑफ अकाबा। मिना में क्या है? वैली ऑफ अकाबा। और मिना में क्या है? जमारात। जमारात क्या होते हैं? शयातीन। शयातीन यानी शैतान। शयातीन कितने होते हैं? 3। उनके नाम क्या है? सुगरा, वुस्ता, उकबा। शयातीन पर क्या करते हैं? रमी। रमी किसे बोलते हैं? स्टोनिंग द डेविल को। स्टोनिंग द डेविल्स की डेट क्या है? 10, 11, 12 और 13 जिलहज। इन डेट्स को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। इन डेट्स को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। कोशिश करो ये पक्का याद हो जाए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन, देखो ये हज का मैप खोल के बैठा हूं, थोड़े ऐसे में जब हज पढ़ाऊंगा तो भी आपको बहुत अच्छे से जो है हज में चीजें मदद देंगी। मीना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। मीना में क्या है? वैली ऑफ अकाबा। और क्या है? जमारात। जमारात क्या होते हैं? शयातीन। शयातीन कितने होते हैं? 3। उनके नाम क्या हैं? सुगरा, वुस्ता, उकबा। सुगरा छोटा शैतान, वुस्ता मंजला, और उकबा सबसे बड़ा शैतान। जमारात कितने हैं? 3। नाम क्या है? सुगरा, वुस्ता, उकबा। उर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी। जमारात पर क्या करते हैं? रमी।
रमी क्या होती है? स्टोनिंग द डेविल। स्टोनिंग द डेविल की डेट्स क्या हैं? 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। एक बार और सुना रहा हूं, फिर मैं स्क्रीन गायब करूंगा और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं टक टक मेरे जवाब मिलने चाहिए। मिना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। एक बार पक्का याद कर लो भाई, फिर पूरी लय बना के आपने मेरे साथ बोलना भी है और टाइपिंग करके जवाब भी देना, जो मैं बीच में चंक्स पूछूंगा। मिना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पर। मिना में क्या है? वैली ऑफ अकाबा। अकाबा एक वैली है जो मिना में मौजूद है। और क्या है मिना में? और क्या है? जमारात। जमारात क्या होते हैं? शयातीन। कितने होते हैं? 3। इनके नाम क्या हैं? सुगरा, वस्ता, उकबा। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी। जमारात पर क्या करते हैं? रमी। रमी क्या होती है? स्टोनिंग द डेविल। स्टोनिंग द डेविल की डेट्स क्या हैं? 10th, 11th, 12th एंड 13th ज़िलहज। इन डेज को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। इन डेज को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। चले सर, सवालों के जवाब दें। मिना कहां पर है? मिना कहां पर है? वो कह रहा काबा पर है। मिना काबा, काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। मिना कहां है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। मिना में क्या क्या है? मिना में पहली चीज क्या है? मिना में पहली चीज क्या है? वैली ऑफ अकाबा। मिना में पहली चीज क्या है? वैली ऑफ अकाबा। और क्या है? वैली ऑफ अकाबा के अलावा और क्या है? जमारात। जमारात क्या होते हैं? जमारात क्या होते हैं? शयातीन। जमारात क्या होते हैं? शयातीन। शयातीन कितने हैं? शयातीन कितने हैं? 3। नाम बताओ। शयातीन है 3। नाम है सुगरा, वस्ता, उकबा। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी। जमारात हैं 3, शयातीन है 3, नाम है सुगरा, वस्ता, उकबा। और पाकिस्तानी शयातीन से उनको याद कर लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी। जमारात पर क्या करते हैं? जमारात पर क्या करते हैं? रमी। रमी किसे बोलते हैं? रमी किसे बोलते हैं? स्टोनिंग द डेविल को। स्टोनिंग द डेविल की डेट्स क्या हैं? स्टोनिंग द डेविल की डेट्स क्या हैं? 10th, 11th, 12th एंड 13th ज़िलहज। इन डेट्स को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज को बोलते हैं डेज ऑफ तशरीक। डेज ऑफ तशरीक। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पक्का याद हो गया आपको। अब एक काम करो, टाइपिंग बंद करो और मेरे साथ याद करो। मैं जो जो बोलता रहूंगा तुमने मेरे साथ अपने वहीं बैठे बैठे बोलना है। कमरा वाला बंद करो, लोग कहेंगे पागल हो गया, स्क्रीन देख के बोले जा रहा है। वैसे मैं, मुझे भी कोई देखे तो मैं पागल ही लगूंगा। सो मिना कहाँ है? मिना कहाँ है? काबा से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे। मिना में क्या है? वैली ऑफ अकाबा। और क्या है? जमारात। जमारात क्या होते हैं? शयातीन। कितने होते हैं? 3। नाम क्या है? सुगरा, वस्ता, उकबा। उर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी। जमरात पर क्या करते हैं? रमी। रमी क्या होती है? स्टोनिंग द डेविल। स्टोनिंग द डेविल्स की डेट क्या है? डेट्स क्या है? 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज। इन डेट्स को क्या बोलते हैं? डेज ऑफ तशरीक। क्या बोलते हैं जी? डेज ऑफ तशरीक। अब मेरा बच्चा, इससे पहले कि मैं आगे इंफॉर्मेशन बताऊं, मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट पिलग्रिम्स को इनवाइट कर सकते हैं या फॉरेनर पिलग्रिम्स को? प्रॉफिट पिलग्रिम्स को इनवाइट कर सकते हैं या फॉरेनर पिलग्रिम्स को? फॉरेनर पिलग्रिम्स को। फॉरेनर पिलग्रिम्स को प्रॉफिट कब इनवाइट कर सकते हैं? ड्यूरिंग माइनर पिलग्रिमेज या मेजर पिलग्रिमेज? देखो, माइनर पिलग्रिमेज उम्रे को बोलते हैं, मेजर पिलग्रिमेज हज को बोलते हैं। प्रॉफिट फॉरेनर पिलग्रिम्स को कब इनवाइट कर सकते हैं? ड्यूरिंग माइनर पिलग्रिमेज या मेजर पिलग्रिमेज? माइनर पिलग्रिमेज में नहीं कर सकते इनवाइट, क्योंकि वो मक्का में इनविटेशन होगी। प्रॉफिट को इनवाइट कर सकते हैं कहां पर? मेजर पिलग्रिमेज। ड्यूरिंग मेजर पिलग्रिमेज प्रॉफिट फॉरेनर पिलग्रिम्स को इनवाइट कहां कर सकते हैं? मक्का या आउटसाइड मक्का? ड्यूरिंग मेजर पिलग्रिमेज प्रॉफिट फॉरेनर्स को कहां इनवाइट कर सकते हैं? मक्का या आउटसाइड मक्का? आउटसाइड मक्का में पिलग्रिम सबसे ज्यादा स्टे कहां पर करता है? ड्यूरिंग हज पिलग्रिम सबसे ज्यादा स्टे कहां करता है? मिना में। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 है, 11 है, 12 है, 13 ज़िलहज है और सारे हाजी मौजूद हैं और सारे मेजॉरिटी फॉरेनर्स वहां मौजूद हैं। तो हुजूर इस्लाम इनको फिर इन डेज ऑफ तशरीक में जाके जो है इनवाइट करेंगे, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को जो भी रिस्पांस मिलेगा वो मामला है। उम्मीद अल्लाह की जात से कि आपको बात समझ में आई। अब एक मुश्किल तरीन चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप कभी रीजंस में, सिग्निफिकेंस में और आगे प्रॉफिट के पॉलिटिकल प्लान्स में नहीं फंसेंगे। देखो, बातें होंगी सियासी। प्रॉफिट भी सियासत इज पार्ट ऑफ रिलीजन ना।
तो हमारे यहाँ तो सियासत का मतलब ही नेगेटिव हो गया है, पर सियासत द सन ऑफ हजरत मोहम्मद, पॉलिटिक्स जिसे आप कह रहे हैं, और पॉलिटिक्स अच्छी चीज होती है जिसमें आप अपनी स्टेट की जो है रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे काम करते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पॉलिटिकल डिसीजंस लेने वाले हैं, तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड Prophet peace be upon him was already 50 was already almost 50 years old and only 13 years left for his demise from this world. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कुछ प्लान्स है जो आपने तारीफ में सीखे थे कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सिर्फ इस्लाम को फ्लरिश और प्रीच नहीं करना चाहते, प्रॉफिट को स्टेट लॉज बनाने, पॉलिटिकल लॉज बनाने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के दिखानी है, आपने बताना है खिलाफत कैसे चलेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए प्रॉफिट को क्या चाहिए? ये सारे स्टेट लॉज, पॉलिटिकल लॉज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रॉफिट को क्या चाहिए? स्टेट नहीं चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, सेपरेट इस्लामिक स्टेट चाहिए। प्रॉब्लम क्या चाहिए? सेपरेट इस्लामिक स्टेट। देखो मुश्किल बातें हो रही हैं, ये मेरा लेक्चर का जो मेन पार्ट है ना वो ये वाला है। अगर ये बात आपने नहीं पकड़ी तो सर आप बहुत ज्यादा परेशान और उलझ जाएंगे। मतलब फिर ये कि रट्टा तो लग जाएगा लेकिन आपको पता नहीं है स्टोरी क्या चल रही है। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक 10 साल से जो प्रीचिंग कर रहे थे उसका मकसद क्या था? कन्वर्जन, स्प्रेडिंग इस्लाम, हैविंग मोर फॉलोअर्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। वो काम चल रहा है, लेकिन अब 10 साल से ये काम हो चुका। अब प्रॉफिट पीगम को इस बात का एहसास हो गया कि पॉलिटिकल लॉज के लिए मुझे इस्लामिक स्टेट बनानी है। मक्का इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती क्योंकि मक्का की लीडरशिप नॉन मुस्लिम है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इस्लामिक स्टेट बनानी थी और इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रॉफिट ताइफ गए, रिजेक्ट हो गए। अब प्रॉफिट पीगम जो पिलग्रिम्स को प्रीच कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इस प्रीचिंग का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो तो कन्वर्जन है। प्रॉफिट फॉरेनर पिलग्रिम्स को इनवाइट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन है। लेकिन आपके ख्याल से फॉरेनर पिलग्रिम्स को सिर्फ कन्वर्जन के लिए तो नहीं टारगेट किया जा रहा होगा? समझना इस बात को है कि प्रॉफिट फॉरेनर पिलग्रिम्स को जो प्रीच करेंगे तो हुजूर इस्लाम दो चीजें एक्सपेक्ट करेंगे। नंबर वन, एक शख्स इस्लाम कबूल करेगा XYZ स्टेट का, किसी भी स्टेट का, बनो गिफार के हजरत जो है वो अबू ज़र अल गफारी हैं, या औस का कोई शख्स, या खज़र का कोई शख्स, या किसी और इलाके को मैजिशियन। हजरत मोहम्मद जब किसी को प्रीच करेंगे, ऑब्जेक्टिव उसका कन्वर्जन तो है लेकिन सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं। देन प्रॉफिट इज गोइंग टू होप कि ये शख्स व्हेन ही इज गोइंग टू गो बैक टू हिज टाउन, फॉरेनर पिलग्रिम है ना, ये हज करके अपने जब इलाके में जाएगा तो अपने इलाके में इस्लाम की लोगों को बात बताएगा, और जब लोगों को ये बात समझ में आएगी तो दीज पीपल उसी इलाके के कुछ और लोग जब अगले साल इस्लाम कबूल करने के लिए आएंगे तो अब प्रॉफिट को किसी एक इलाके से सपोर्ट मिलना शुरू होगा। तो हुजूर इस्लाम का इस प्रीचिंग का ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन की बात उसी एक पर्टिकुलर एरिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करके किसी एक जगह पर मेजर पॉपुलेशन मुसलमानों की होगी तो प्रॉफिट उस एरिया में जाके बनाएंगे सेपरेट इस्लामिक स्टेट। ऑब्वियसली ये एक साल में तो नहीं होगा, ये बात तो ईयर्स की प्रैक्टिस है। तो हुजूर इस्लाम इन फॉरेनर्स पे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेनर्स में इस्लाम कबूल करे हमारे सर आंखों पर, हमारी पलकों पर, दैट वाज अ डे ऑफ जुबिलेंस, दैट वाज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, दैट वाज अ डे ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन दैट वाज नॉट द डे ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्ट। खुशी की बात है भाई अबू ज़र अल गफारी मुसलमान हो जाते, लेकिन ये खुशी का मौका है पर ये ऑब्जेक्टिव अचीव होने का मौका नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब तब अचीव होगा कि अबू ज़र अल गफारी की मिसाल ले लो ना, कि अबू ज़र अल गफारी अपने इलाके में जाएं, लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं, और लोग लेकर आए, फिर और लोग लेकर आए, फिर और लोग लेकर आए, यहां तक कि उनके एरिया की मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम हो जाए। और जब किसी एक इलाके की मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम होगी तो प्रॉफिट वहां जाकर क्या बनाएंगे? सेपरेट इस्लामिक स्टेट। चलो मैं इसको ऐसे रैप अप करता हूं। जब प्रॉफिट जनरली प्रीच करते थे तो मकसद था कन्वर्जन। पिछले 10 साल जब भी प्रीच किया मकसद है कन्वर्जन। अब प्रॉफिट इनवाइट कर रहे हैं फॉरेनर पिलग्रिम्स को। किसको इनवाइट कर रहे हैं? फॉरेनर पिलग्रिम्स को। फॉरेनर पिलग्रिम्स को जब प्रॉफिट इनवाइट करेंगे तो प्रॉफिट का पहला जो उम्मीद होगी या पहली एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी? कन्वर्जन। लेकिन अगर वो शख्स कन्वर्ट कर जाएगा तो प्रॉफिट की फिर एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो शख्स जो है वो इस्लाम को करेगा प्रीचिंग इन हिज सिटी। और जब वो शख्स अपने इलाके में जाके प्रीचिंग करेगा तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट को उससे मिलेगा मल्टीपल कन्वर्ट्स। और जब एक इलाके में मल्टीपल कन्वर्ट्स हो जाएंगे तो उम्मीद है कि वहां पर हो जाएगी मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन। मोस्ट मुस्लिम्स लिख देता हूं मैं, मोस्टली मुस्लिम्स। और जब किसी इलाके में मोस्टली मुस्लिम्स होंगे तो प्रॉफिट वहां पर क्या बनाएंगे? सेपरेट इस्लामिक स्टेट। अब उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगर 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ये तो प्रॉफिट का ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया ना, कन्वर्जन। लोग इस्लाम कबूल करें, अपने एरिया में जाके प्रीच करें, वहां से फर्दर सपोर्ट लेकर आए, फिर और सपोर्ट लाए, फिर और सपोर्ट लाए,
और ये करने के बाद प्रॉफिट पीएम को जब एक एरिया में मल्टीपल सपोर्ट मिलेगा और जहां मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की होगी वहीं इस्लामिक स्टेट बन सकती है। अब अगर विदाउट मुस्लिम्स प्रॉफिट किसी इलाके में जाते हैं तो ताइफ वाला सीन रिपीट होगा, लोग पीट पीट के प्रॉफिट को निकाल देंगे। तो प्रॉफिट तब तक किसी शहर नहीं जाएंगे जब तक प्रॉफिट को किसी शहर में मल्टीपल जो है वो कन्वर्ट्स ना मिल जाए या मेजर पॉपुलेशन मुसलमानों की ना। तो प्रॉफिट इज गोइंग टू टेक द स्टेप ऑफ माइग्रेशन, ही इज गोइंग टू मूव आउट फ्रॉम मक्का फॉर एनी अदर सिटी अनलेस किसी जिस भी इलाके में आप जाएं वहां पर इस बात की श्योरिटी हो कि वहां के लोग आपको एग्जाइल नहीं करेंगे। और कौन लोग प्रॉफिट को एग्जाइल नहीं करेंगे? जो कि मुस्लिम होंगे। सो प्रॉफिट की प्रीचिंग का ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन नहीं है। प्रीचिंग का ऑब्जेक्टिव प्रीचिंग का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? To have the multiple converts from one city or one town, so that prophet would be going to that tribe, going to that city to make what separate Islamic state. उम्मीद है कि ये खाका पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो 10th year of prophethood में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ट्राइब्स को इनवाइट किया, अकाबा में जाके बहुत सारे ट्राइब्स को इनवाइट किया और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इनवाइट किया। All the tribes and individuals rejected him. All the tribes and individuals rejected him except of a few individuals. 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट नहीं किया। उनमें पहले आदमी थे हजरत अबू ज़र अल-गफ़ारी। बनो गिफार के अबू ज़र अल-गफ़ारी को पता चला, उनको उनके भाई ने भेजा कि देखो सुना है मक्का में कोई रसूल आया है। अबू ज़र अल-गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है प्रॉफिट पीछे से मिलने के लिए आए, लेकिन फिर हज़रत अब्बास हज़रत अली के थ्रू जब उनकी प्रॉफिट से मुलाकात हुई, he was so convinced, he was so happy the meeting हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह जो बनो गिफार ट्राइब के थे, he accepted Islam। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, कन्वर्जन हो गई है। अब उम्मीद ये थी कि अबू ज़र गफ़ारी बनो गिफार जाएंगे, अपने ट्राइब को इस्लाम का बताएंगे, उनका ट्राइब कन्वर्ट होगा, प्रॉफिट से आके मिलेगा और हो सकता है बनो गिफार जाके हम इस्लामिक स्टेट बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कन्वर्जन तो हुई, पर जब अबू ज़र गफ़ारी had gone to his tribe Banu Ghifar, Abu Zar Ghafari, when he declared that he had become a monotheist, he was tortured brutally even by his brother, even by his tribe. तो अबू ज़र गफ़ारी कन्वर्ट तो हुए, लेकिन उनके सामने से मल्टीपल सपोर्ट ना आ सका। चलें जी, कन्वर्जन हुई, लेकिन ये बनो गिफार अब इस्लामिक स्टेट नहीं बन पाएगा कि वहां से फर्दर सपोर्ट क्या नहीं हो सका, मल्टीप्लाई नहीं हो सका। एक शख्स उनका नाम था सुएद, और सुएद जो थे इनको कामिल भी पुकारा जाता है। कामिल जो है वो सुएद यानी कि इलियास निकनेम उनका कामिल है। कामिल एक पोएट थे और ये जो पोएट थे ये मदीना से थे, ट्राइब औस से। कामिल जब आए तो उस वक्त जो है वो सेलिब्रिटी माने जाते थे पोएट्स। तो ये उम्मीद थी कि कामिल अपने इलाके मदीना जाएंगे और ट्राइब औस में इस्लाम जब फैलाएंगे तो उम्मीद है कि वहां से मल्टीपल सपोर्ट आए। लेकिन ये बात भी नाकाम रही, क्योंकि कामिल जब अपने एरिया वापस गए, he was a poet, obviously he could influence a lot of people in Medina by just writing and sharing poetry and poems, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बेटे। जब ये पहुंचते हैं, अल्लाह को भला करे, मदीना, तो मदीना में 2 ट्राइब्स थे जिनके नाम थे औस और खजरज। ये जो 2 ट्राइब्स हैं औस और खजरज, ये इतने सिवियर राइवल से, इनमें हर दिन आए दिन कोई ना कोई जंग होती थी। तो यहाँ पर मदीना जब पहुंचते हैं सुएद हज के बाद, तो उधर एक बैटल हुई, उसका नाम था बैटल ऑफ बुआत। बैटल ऑफ बुआत में सुएद ने पार्टिसिपेट किया और सुएद इस बैटल में जो है वो शहीद हो गए। पता नहीं क्या हुआ है। सो बैटल ऑफ बुआत में सुएद शहीद हुए, तो यहाँ पर सुएद तो कन्वर्ट हो गए, फिर सुएद ही जिंदा नहीं रहे। और हमें उम्मीद थी कि जी सुएद यानी कामिल की तरफ से कोई सपोर्ट आएगा। तो यस, कन्वर्जन हुई, पर क्या नहीं हो सकी। एक कन्वर्जन सुएद की हुई, पर ये कन्वर्जन क्या नहीं हो सकी। क्या वर्ड आना चाहिए आगे? मल्टीप्लाई नहीं हो सकी। सिर्फ हाशिम ने लिखा ही, कन्वर्जन तो हो सकी पर ये कन्वर्जन मल्टीप्लाई नहीं हो सकी। तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो कन्वर्जन का अचीव हो गया, फर्दर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सके। नबूवत का 10वां साल चल रहा है, 10वां साल was good as per the concept of conversion, लेकिन 10th year of prophethood as per the achieving objective of Islamic state failure था। फिर मदीना का एक जवान लड़का इयास भी आए हुए थे। इयास जो है, he was a kind of teenager और he was reaching his adulthood। तो इयास से उम्मीद थी कि वो भी जाके मदीना कन्वर्ट जो है इस्लाम की प्रीचिंग करेंगे। इयास भी मदीना में ट्राइब औस से थे। जब इयास मदीना पहुंचे हज के बाद, ऑन रीचिंग मदीना ही डाइड नेचुरली। ज़रा सफर कठिन था उस वक्त, गर्मी, परेशानी, बीमारी बहुत ज्यादा थी और इतने सारे इजीली हॉस्पिटल्स या वैक्सीनेशंस मौजूद नहीं थी। तो व्हेन इयास हैड गॉन बैक टू सिटी ऑफ मदीना, राइट ऑन रीचिंग मदीना ही डाइड नेचुरली। तो जी कन्वर्जन हुई थी, जी हाँ, क्या ना हो सका।
कन्वर्जन हो गई लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये है कि मदीना से उम्मीद लगाई जा सकती थी, पर मदीना के 2 ही लोग मुसलमान हुए थे और वो दोनों लोग एक बैटल में फौत हो गए और एक जो है नेचुरली फौत हो गए। हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है अपने ट्राइब के चीफ थे। ये मामला आ रहा है कि लाले यहाँ से मिलेगा पॉलिटिकल सपोर्ट। हजरत तुफैल आते हैं, वो मुसलमान होते हैं, उनके कबीले के बहुत सारे लोग, इनके खानदान के बहुत सारे लोग मुसलमान होते हैं, तो उम्मीद था कि चीफ ऑफ ट्राइब हैं, उनके खानदान के लोग कन्वर्ट हुए, जब वो वापस जाएंगे अपने लोगों को बताएंगे तो हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला की तरफ से सपोर्ट आएगा और यही इस्लामिक स्टेट बनेगी। हजरत तुफैल हैड गॉन बैक टू हिज ट्राइब और हिज एरिया। जब उन्होंने अपने कॉमनर्स और वहां के लोगों से बात की तो हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला वाज नॉट ओनली रिसीविंग अपोजिशन, सुना है कि इनको भी परसिक्यूशन का सामना था, इतनी परेशानी रही कि इवेंचुअली हजरत तुफैल को मदीना बाद में हमारे साथ आके रहना पड़ गया। तो हजरत तुफैल की तरफ से कन्वर्जन हुई, पर कोई फर्दर मल्टीप्लिकेशन या पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिल सका, तो इनके इलाके में भी जो है वो इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती। एक शख्स से उनका नाम था हजरत दुमत। दुमत के बारे में आता है कि ये प्रॉफिट से मिलने के लिए आए थे और ये प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करने आए थे बिकॉज ही वाज अ मैजिशियन। लेकिन the moment he saw Prophet's face and he looking there at the shine on Prophet's face, Dumad was like that. This kind of face can only be of the face of the Rasul of Allah. And there he, loudly declared that I bear witness there is no God except Allah, and Muhammad is indeed the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. दुमत मुसलमान हुए, लेकिन दुमत की तरफ से सपोर्ट मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दौर के लोग शायरों को पसंद करते थे, रसूलों को पसंद करते थे, पर उस दौर के लोग एक पार्टी से घबराते थे, उनको हम बोलते हैं मैजिशियन। तो इनका इन्फ्लुएंस लोगों पे अगर हो भी गया तो लोग वो इन्फ्लुएंस डिनाई करेंगे, क्योंकि लोग मैजिशियन से घबराया और डरा करते थे। तो आप देखो 10th ईयर में सबने प्रॉफिट को रिजेक्ट किया, कुछ इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो कन्वर्जन हुई, लेकिन वो क्या नहीं हो सकी, मल्टीप्लाई। तो यस, 10th ईयर कन्वर्जन के हिसाब से बहुत जबरदस्त साल है। देखो 6th ईयर में प्रीचिंग नहीं हो सकती थी, 7th ईयर में, 7th 8th 9th और 10th ईयर, 7th 8th और 9th ईयर बॉयकॉट की गुजरे, प्रीचिंग ही नहीं हो सकी, इस्लाम की ग्रोथ जीरो थी। 10th ईयर के स्टार्ट में अबू तालिब और खदीजा का इंतकाल होता है, हजरत सौदा से प्रॉफिट शादी करते हैं, ताइफ जाते हैं, ताइफ में रिस्पांस जीरो था। तो 10th ईयर पूरा गुजर गया और 10th ईयर का आखिरी महीना आ गया जिलहज, और 10th ईयर के आखिरी महीने में जाके कुछ लोग कन्वर्ट हुए। ये जो 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने साल बाद के बाद ये 5 कन्वर्जन आ रही है, 4 से 5 साल बाद। 7th ईयर 8th ईयर 9th ईयर गुजर गया, 10th ईयर का एंड आ गया, तो 5 लोग मुसलमान हुए। तो आप कह सकते हैं इस्लाम एक सीढ़ी ऊपर बढ़ा, लेकिन इस्लाम में कन्वर्जन्स हुई, पर ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीप्लिकेशन या कोई इस्लामिक स्टेट की तरफ से कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई। अब प्रॉफिट को कन्वर्जन्स, मल्टीप्लिकेशन और इस्लामिक स्टेट की उम्मीद के लिए मेजर पॉपुलेशन कहां से मिलेगी? मदीना से। अब मेरी बात सुनो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? कन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंड इस्लामिक स्टेट। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट पीस अपॉन को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एक सेपरेट एक स्टेट विद मेजॉरिटी मुस्लिम्स। प्रॉफिट को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एक स्टेट विद मेजॉरिटी मुस्लिम्स। प्रॉफिट को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? अ स्टेट विद मेजॉरिटी मुस्लिम्स, a state with majority Muslims। और प्रॉफिट को स्टेट कौन सी मिलने वाली है? मदीना की। और मदीना के कौन लोग मुसलमान होंगे? औस और खजरज। तो आपके पास जो लास्ट पॉइंट है उसका नंबर बताना मुझे, लास्ट पॉइंट का नंबर बताना। 11, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। फिर अजान भी हो जाएगी ना, अजान का गैप भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 12 लिखो।
मेरा पॉइंट्स काफी पीछे रह गए हैं तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। कोई स्टूडेंट सारे पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करके मुझे भेजे ताकि मैं दोबारा आगे फॉरवर्ड कर दूं। 10th ईयर के सारे पॉइंट्स कॉपी करके मुझे भेजो, बल्कि जहां तक भी पॉइंट्स नहीं है सारे 12 पॉइंट्स एक जगह पे कॉपी करो, मुझे एक बच्चा भेज दे कोई। मोहम्मद उस्मान आप भेज दो, मैं फिर आगे सबको सेंड कर देता हूँ। भाईजान बात ये है कि मैंने इतनी लंबी कहानी हजरत अबू ज़र की, तुफैल वगैरह की सबकी आपको सुनाई है। बस आगे मेरे पास पॉइंट्स अब कोई ना भेजे ना। हाशिम ने भेज दिए, अब कोई ना भेजे पॉइंट्स। हाशिम ने सेंड कर दिए पॉइंट्स। हाशिम भी जवान है, 12वां, अच्छा 12 पॉइंट भेजा है। हाशिम साहब भी सही जा रहे हो, तुम पॉइंट्स भेज भी रहे हो तो 12 के 12 भेजते यार। खैर हो गई, चलो भाईजान बात ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीचिंग की है और प्रीचिंग करने पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको रिस्पांस भी मिला है, लेकिन आपको वो रिस्पांस जो है वो उसमें इन सब इंडिविजुअल्स के नाम नहीं लिखने। सर खुरम इतनी लंबी आपने हमें कहानी सुनाई है, हर इंडिविजुअल पे आपने बात की है, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? कि मैं आपको बस एक बात पक्की याद करा दूं कि प्रॉफिट की प्रीचिंग का ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन के अलावा मल्टीप्लिकेशन था, so that he would be having majority Muslim population at one land or city where Prophet would be able to establish a separate Islamic state. तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गया, लेकिन 10th ईयर में कुछ इलैबोरेट नहीं होगा, किसी एक इंडिविजुअल का नाम भी नहीं आएगा। आप ये नाम भूल जाएंगे, मेरे लेक्चर का पार्ट थे, ये आंसर का हिस्सा नहीं बनेंगे। आंसर में आप लिखेंगे इन 10th ईयर everybody rejected him except of a few individuals। आपका दिल करेगा कि एक दो इंडिविजुअल का नाम लिख दें, पर इसका मार्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उन इंडिविजुअल्स के नाम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बता दो जो सब लोग को मालूम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कहां से मिला? मदीना से। सपोर्ट कहां से मिला? मदीना से। मदीना के दो ट्राइब्स के नाम जिसको याद है वो पहले से बता दें। दो ट्राइब्स के नाम जो स्क्रीन पे आ रहे हैं लिख के भेजो ताकि आपको याद रहे, इनके बारे में हम लंबी बात होगी। औस एंड खजर। बेटा पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, मुश्किल टॉपिक है ये, और इसमें इतना स्लो में इसलिए जाता हूं ताकि मैं मदीना जाने से पहले मदीना के हालात इतने पक्के याद करा दूं कि मुझे बार बार जो है पॉलिटिकल जो डिस्कशन पे स्ट्रगल ना करना पड़े। सर औस और खजर दोनों जो ट्राइब्स थे, सर खुरम इनका रिलीजन क्या था? पोलीथीज्म। ये दोनों आइडल वर्शिपर्स थे। आइडल वर्शिपर्स औस और खजर जो थे ये आपस में दोस्त जी नहीं, ये लोग आपस में क्या थे? सिवियर राइवल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन दोनों के बारे में, दोनों पोलीथीज थे और दोनों ट्राइब्स जो थे वो आपस में सिवियर राइवल्स थे। अब ये जो राइवल्स हैं, राइवल्स का मतलब खाली ये नहीं है कि जैसे बातूनी बातें हो रही है, इनमें आए दिन जंग हो रही है। सर खुरम प्लीज ये बता दीजिए, औस और खजरज में जो सिवियर राइवलरी थी और उनके बीच में जो जंगें थी, जो बैटल्स थी, उसकी वजह क्या थी? बेटा अल्लाह करे आपको ये मेरी बात याद आ जाए, क्योंकि मैं माइग्रेशन फॉलोड बाय, उसके बाद ज्यूज, उसके बाद हिपोक्रेट्स ऑफ अदर, जब तक मैं ये टॉपिक्स पढ़ाता रहूंगा मुझे ये दो हजरात का नाम आपको बार बार बताना पड़ेगा। ट्राइब औस और ट्राइब खजरज के बीच में बार बार राइवलरी और जंग हो रही है और जंगें खत्म नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उनमें है मल्टीपल लीडरशिप। ट्राइब औस के चीफ का नाम था हजरत साद बिन मास और ट्राइब खजरज के चीफ का नाम था इब्ने सलूल, जिसने बाद में मुसलमान होने का नाटक करने के साथ अपना नाम रख लिया था अब्दुल्ला। तो इसका नाम बनता है अब्दुल्ला बिन उबे, जो कि बाद में हिपोक्रेट्स का भी चीफ बना था। हिपोक्रेट्स 10 मार्क्स का पास पेपर का अलग क्वेश्चन है। होता यह था कि भाई ट्राइब औस और खजरज की लीडरशिप डिफरेंट है। औस के बंदे ने खजरज का बंदा मार दिया। जब औस के बंदे ने खजरज का बंदा मारा तो खजरज का जो शख्स है वो जो है वो खजरज का लीडर अब्दुल्ला औस के चीफ को जाके बोलता है साथ को कि तुम्हारा बंदा गिल्टी है, हमारा ट्राइब विक्टिम है, हमारी मदद करो, हमें इंसाफ दो। तो हजरत साद बिन मास अब्दुल्ला बिन उबे को इंसाफ नहीं देंगे, वो अपने ट्राइब को बैक करेंगे, अपने ट्राइब को सपोर्ट करेंगे, भले उनका ट्राइब का मेंबर गिल्टी ही क्यों ना हो। और इस सूरत में फिर औस और खजरज बीच में जंग छिड़ जाएगी। जाहिर लीडर जब दो अलग अलग ट्राइब के हैं तो वो दोनों लीडर अपने ट्राइब को सपोर्ट करेंगे। अगर अब्दुल्ला के ट्राइब के बंदे ने किसी औस के बंदे को मार दिया, हजरत साद अब्दुल्ला से कहते हैं इंसाफ दो, अब्दुल्ला बिन उबे इंसाफ थोड़ी देगा। अब्दुल्ला बिन उबे तो अपने ट्राइब के बंदे को सपोर्ट करेगा। और आए दिन कभी पैसों का झगड़ा, कभी कोई औरत का मसला, कभी कोई जमीन का मसला, कभी कोई लेन देन, कभी कोई कत्ल गारत का मसला, और दोनों ट्राइब के लीडर जब अपने अपने ट्राइब को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों ट्राइब आए दिन आके जंग लड़ रहे हैं। खाना जंगी जिसे आप कहते हैं, ट्राइबल वॉर्स। और इनकी वॉर्स इतनी ज्यादा थी और इनकी राइवलरी इतनी इंटेंस थी कि एक बात क्लियर थी, और वो बात क्लियर ये थी कि if they would not stop these wars or if they would not stop or end up this rivalry soon they are gonna be vanished। इतनी जंगें थी। अभी आपको मैंने एक बैटल बताई, बैटल ऑफ गोआ, वो इन्हीं के बीच में हुई थी। इतनी बैटल्स थी कि अगर ये बैटल्स इमीडिएटली नहीं रुकी, ये राइवलरी खत्म नहीं हुई, तो ये लोग सफा हस्ती से मिट जाएंगे, ये एक दूसरे को ही मार मार के खत्म कर देंगे। सर खुर्रम ये बताइए इनकी राइवलरी खत्म करने का तरीका क्या है? इन ऑर्डर टू एंड अप देयर राइवलरी, इन ऑर्डर टू एंड अप देयर राइवलरी दे नीडेड व्हाट? टाइप करके भेजो ताकि याद हो।
they needed what? देखो common leader, लिख के भेजो मुझे. They needed what? A common leader. They needed what? A common leader. सखुरम, मदीना में वो कौन शख्स है जो कॉमन लीडर बन सकता है? मदीना का सबसे मशहूर सेकंड मोस्ट पॉपुलर आदमी थे साद बिन मास. तो यह साद बिन मास जो है वो एक कॉमन लीडर बन सकते हैं. लेकिन एक बात बताओ, अगर साद बिन मास औस और खजरज के लीडर बन जाएंगे, औस वाले तो उनको लीडर मानते हैं, खजरज वाले उनको लीडर एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मदीना का सबसे पॉपुलर और मोस्ट स्किलफुल और पावरफुल आदमी जो था, आदमी में से एक जो था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबे. अब्दुल्ला बिन उबे कॉमन लीडर बन सकता है. खजरज की ताकत भी ज्यादा थी, पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, अब्दुल्ला की फेम भी ज्यादा थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबे को खजरजाइट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको औस एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो बेटे इन लोग का जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कॉमन लीडर, पर कॉमन लीडर औस और खजरज से नहीं आ पा रहा. तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट क्या बनी? अब उसको रेक्टिफाई करो. इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? लिखो न्यूट्रल लीडर. लिखो न्यूट्रल लीडर. मुझे लिख के भेजो ताकि मुझे समझ में आए कि आपके दिमाग में बात छप रही है. इनको चाहिए एक न्यूट्रल लीडर. अब देखो एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है, वरना बहुत दिमाग बड़ा खराब हो जाएगा. बहुत मुश्किल बातें. न्यूट्रल लीडर यानी कि ना औस का हो ना खजरज का हो. अब अगर कोई न्यूट्रल लीडर आम आदमी आ जाए, लेट्स से XYZ लैंड से ABC आदमी आ गया, तो उसको औस क्यों एक्सेप्ट करेंगे? उसको खजरज क्यों एक्सेप्ट करेंगे? इनको एक न्यूट्रल लीडर नहीं चाहिए. इनको ऐसा न्यूट्रल लीडर चाहिए जो साबित हो सके कि मदीना में उस जैसा आदमी नहीं है. तो इनको जो न्यूट्रल लीडर चाहिए वो कौन होगा? एक रसूल. तो औस खजरज की राइवलरी है मल्टीपल लीडरशिप की वजह से. मल्टीपल लीडरशिप की वजह से इतनी सिवियर राइवलरी है कि दे वुड ऑल डाई बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी. सो इन ऑर्डर टू एंड अप देयर राइवलरी दे नीडेड अ कॉमन लीडर. कॉमन लीडर नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा, दे नीडेड अ न्यूट्रल लीडर. और वो न्यूट्रल लीडर इतना एक्सक्लूसिव हो, इतना डिस्टिंक्टिव हो कि उसको पूरे ट्राइब औस और खजरज एक्सेप्ट कर लें. और ऐसा यूनिक और डिस्टिंक्टिव शख्स कौन होता है? एक रसूल. सर खुर्रम, क्या औस और खजरज को रसूल के बारे में पता था? पता था. इनको रसूल के बारे में किसने बताया? मदीना में एक पॉपुलेशन रहती थी ज्यूज. ये थी मदीना की 1/3 पॉपुलेशन. मदीना की 1/3 पॉपुलेशन ज्यूज जो हैं, they had been sharing stories of prophet from their book Torah with the people of Aus and Khazraj. Jews ने इन औस और खजरज को बता रखा है एक जमाने से कि we have a book called Torah. In our book the arrival of a prophet named Muhammad has been mentioned. और एक वक्त के रसूल आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा और वो हमारी किताब में उनका तस्करा है. ज्यूज औस और खजरज को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी किताब से बता भी रहे हैं, लेकिन डरा भी रहे. बिकॉज दे आल्सो यूज्ड टू थ्रेटन औस एंड खजरज बाय सेइंग दैट कि वो रसूल जो आएंगे जो मूसा जैसे होंगे, हम उनके हाथ में बैत करेंगे, ही विल सपोर्ट अस, और उनके साथ मिलके हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, स्पेशली औस एंड खजरज. सो नॉट ओनली ज्यूज इन्फॉर्म्ड औस एंड खजरज अबाउट हजरत मोहम्मद peace be upon him, बल्कि Jews also threatened Aus and Khazraj by the name of a prophet. लेकिन इस पूरी सूरत में एक बात क्लियर है कि औस और खजरज को एक रसूल के बारे में मालूम है, और किसने बताया है? ज्यूज ने. तो यहाँ पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और औस और खजरज की जरूरियात मिल रही हैं. अब जरा गौर से सुनना. प्रॉफिट को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एक इस्लामिक स्टेट एंड मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन. प्रॉफिट को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एक सेपरेट स्टेट विद मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन, ताकि प्रॉफिट उसको एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट बना सके. औस और खजरज को क्या चाहिए? एक न्यूट्रल लीडर जो कि उनमें क्या खत्म करा सके? राइवलरी खत्म करा के उनमें क्या करा सके? दोस्ती. और दोस्ती कराने के बाद उनमें बढ़ा दे मोहब्बतें. यार बात सुनो, दो लोगों को मिलाना इतना मुश्किल होता है? दो ट्राइब तो छोड़ दो, दो लोगों को मिलाना, फिर दो लोगों की राइवलरी और दुश्मनी, जानलेवा दुश्मनी खत्म करवाना, फिर उन दो लोगों में दोस्ती करवाना, फिर उन दो लोगों में मोहब्बत बढ़ा देना, ये तो नामुमकिन है. हाँ, एक रसूल के लिए पॉसिबल है, जिसके साथ वो जात है जिसके हाथ में दिलों का काबू है, वो जात है अल्लाह की. तो औस खजरज की जरूरियात समझो. वी वांट अ न्यूट्रल लीडर and we want such a leader who will end up our rivalry, who will end up this rivalry, who will make us friends, and after making us friends he will increase love among us. तो एक ऐसा लीडर आए जो हमारी राइवलरी खत्म कर दे, हमारा लीडर बन जाए, हमारी दुश्मनियां खत्म करने के बाद हमारी दोस्तियां करा के हमें मोहब्बतें बढ़ा दे. ये काम एक रसूल के अलावा कोई नहीं कर सकता. और वो रसूल के बारे में इनको खबर किसने दी है? एक कम्युनिटी ने जिसका नाम है ज्यूज. अब अल्लाह करे कि आपको समझ में आए, ये गिव एंड टेक चलने वाला है. प्रॉफिट को चाहिए एक स्टेट, औस खजरज के पास है.
प्रॉफिट को चाहिए मेजॉरिटी फॉलोअर्स जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन और स्टेट की औस खजरज बनने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर प्रॉफिट को एक स्टेट और पॉपुलेशन चाहिए तो स्टेट और पॉपुलेशन वाले औस और खजरज को क्या चाहिए? एक न्यूट्रल लीडर जो कि रसूल हो सकते हैं और वो इनमें राइवलरी खत्म भी करवा सकते हैं, वो इनमें दोस्तियां भी करा सकते हैं, वो इनमें मोहब्बतें बढ़ा सकते हैं। तो यार ये बात पढ़ लेना कि प्रॉफिट मदीना गए थे, प्रॉफिट को कुछ चाहिए था, अबे तो मदीना वालों को भी तो कुछ चाहिए। तुम सोचो तो सही, इतने सारे हाजी आ रहे हैं, मदीना के हाजी को प्रॉफिट क्यों अच्छा लग रहा है? मदीना के हाजियों को प्रॉफिट पियान इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि आप सच्चे पैगंबर रसूल हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट की प्रेजेंस, प्रॉफिट की गाइडेंस, प्रॉफिट पीस और उनकी उम्मीद है। प्रॉफिट वाज हिज देयर लास्ट होप कि यही है जो हमारी नस्ल को आगे बढ़वा पाएंगे, हमारी जंगें खत्म करवा पाएंगे और हम में दोस्ती और मोहब्बतें बढ़ाएंगे। वरना तो आप एक काम करें, आपकी कुछ दो दोस्तों में लड़ाई हुई है, आप उनमें दोस्ती और उनमें भाईचारे के साथ मोहब्बत बढ़ा लें। सर ये बात आम आदमी के इख्तियार में नहीं है। So now you need to understand कि हमें उनसे और उनको हमसे कुछ चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे बस बता दो प्रॉफिट को दो चीजें क्या चाहिए? प्रॉफिट को दो चीजों की जरूरत है। क्या? सेपरेट स्टेट और विद मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। प्रॉफिट को दो चीजें चाहिए, सेपरेट स्टेट विद मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। डन हो गया? अब बताओ औस खजरत को क्या चाहिए? न्यूट्रल लीडर। औस खजरत को चाहिए न्यूट्रल लीडर जो उनमें पहली चीज राइवलरी खत्म कराए, दोस्ती बढ़ाए, राइवलरी खत्म कराए, दोस्ती कराए और बढ़ा दे मोहब्बतें। प्रॉफिट को चाहिए स्टेट विद मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। औस खजरत को चाहिए एक न्यूट्रल लीडर जो राइवलरी खत्म कराए, उनको दोस्त बनाए और बढ़ा दे उनमें मोहब्बतें। प्रॉफिट को चाहिए एक स्टेट विद मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन। औस खजरत को चाहिए क्या? एक न्यूट्रल लीडर जो उनमें राइवलरी खत्म करवाए, उनमें दोस्ती करा के बढ़ा दे मोहब्बतें। क्लियर हो गया? अब उसका मतलब ये कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद है तो मैं एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ। So in the 11th year of prophethood, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam accompanied by Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ लिखना मत, अब गौर से सुनना क्योंकि ये बातें आपकी बुक्स में नहीं है। Accompanied by Abu Bakr Siddiq and Hazrat Ali, Prophet had gone to the valley of Aqaba. Aqaba का है Mina, Prophet had gone to Mina, Mina में क्या है? Aqaba. Aqaba में क्या है? जमरात। बहुत सारी बातें आपको याद है। When Prophet had gone to the valley of Aqaba, he saw in a valley 6 men were sitting. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam drew closer to these 6 men. Prophet asked them, "Who are you?" They all said, "We are from the tribe of Khazraj." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked them a question, "Are you the allies of Jews?" क्या आप ज्यूस के एलाय हैं? प्रॉफिट ने बात इसलिए पूछी क्योंकि अगर ये ज्यूस को जानते होंगे या उनके एलाय होंगे तो ज्यूस की बुक तौरात में प्रॉफिट के बारे में मौजूद है, तो ये प्रॉफिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही इनके पास मौजूद होगी। Who are you? We are from the tribe of Khazraj. प्रॉफिट ने पूछा, Are you the ally of Jews? They said, Yes, we are the ally of Jews. Prophet said, Why don't you sit down with me for a while and I shall speak to you? They all agreed, and with an affirmative response, when they sat down with Hazrat Muhammad peace upon him, Prophet peace upon told them about the truth of the truths. Prophet ने इस्लाम के बारे में बताया, अपनी नबूवत के बारे में बताया, Prophet ने इनसे आयतें शेयर की, and after that, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the 6 men to accept the monotheistic faith called Islam. जैसे ही हुजूर ने इन 6 लोगों को इस्लाम कबूल करने का कहा, you know what happened? These 6 people said to Prophet, Ya Rasulullah, O Muhammad, just give us a moment to have a small discussion. हम आपस में मशवरा करना चाहते हैं। Prophet ने इनको जब इजाजत दी, they had gone to the corner, they had a chit chat, they had a small conversation, they discussed, वो जो मुशावरत जो होती है, so उसके बाद when these 6 men they had a small conversation, they came back to Prophet Muhammad peace upon him, and they all accepted Islam. ये चीज समझ नहीं आ रही सर। अबे पिछले साल प्रॉफिट ने हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ हाजियों को प्रीच किया तो 5 लोग मुसलमान हुए, और वो भी सब अलग अलग इलाकों के थे। अगर आपको याद हो गुजर गफारी, इयास वगैरह, ये कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट ने एक ही एरिया के 6 लोगों को इनवाइट किया और 6 के 6 इस्लाम कबूल कर गए? उसकी वजह वो कॉन्वर्सेशन थी जो उन्होंने कोने में की थी। जस्ट लिसन टू दैट, जो कि बुक्स से मैं लेके आ रहा हूं, आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है। These 6 pilgrims, when they had gone to the corner, they had a small chit chat and they were discussing what? This man Muhammad is exactly sounding like a person we have been hearing about from the community of Jews. And this man is truly the Rasul of Allah,
इससे पहले Jews are going to become his followers and they would threaten us with him. Let us be very quick to pledge for him to become his followers, ताकि हमारी उम्मीद और हमारी ताकत बढ़े और यही हमें मोहब्बतें बढ़ा के हमें जो है वो दोस्तियां करा के हमारी राइवलरी खत्म करवाएं. So they had that discussion. रेफरेंस ध्यान में था ना Jews का, तो 6 लोगों ने आके प्रॉफिट के हाथ में इस्लाम कबूल किया. Yes, 6 people converted, लेकिन यहाँ पर कोई खास प्लेज नहीं हुआ, तो इसको आप कन्वर्जन्स तो बोल सकते हैं, इसको आप प्लेजेस ऑफ अकाबा नहीं बोलते. पर एक बात और सुननी है, ये जो प्रॉफिट को कह के गए थे बात, उसमें एक उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन की. अब सुनना, मल्टीप्लिकेशन क्यों होगी, क्योंकि इनको भी तो जरूरत है ना. तो ये और खजरज के जो लोग थे, इन्होंने प्रॉफिट से क्या बोला, मोहम्मद When we left our city, the city of Medina, ये प्रॉफिट के पास से जाने से पहले ये बात करें, खुद ही अपना दिल इनका बड़ा था, जनरस से, तो प्रॉफिट से खुद एक कमिटमेंट करके जा रहे हैं. कहते मोहम्मद, when we left our people, Muhammad, when we left our city, we left our people with severe hatred for each other. नफरतों में, जंगों में और परेशानियों में अपने लोगों को छोड़ के आए. Let us go back to our city and spread your message to our people. हम जाते हैं और आपका पैगाम अपने लोगों को पहुंचाते हैं. इसके आगे जो इनके एक फ्रेज आ रहा है, ये इनकी उम्मीद है और ये इसके लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है. और इन्होंने क्या बोला, आपने मेरे साथ बस बोलना है, टाइप नहीं करना है. इन्होंने इसके बाद क्या बोला, मैं शुरू से आता हूं, फिर वो लाइन जब होगी आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. मोहम्मद, when we left our city, we left our people with severe hatred for each other. Let us go back to our city and spread your message to our people. आगे वो लाइन आ रही है, तुमने मेरे साथ बोलनी है, टाइप नहीं करनी है. May Allah cement our ties through you. बोलो, May Allah cement our ties through you. अल्लाह करे कि आपकी वजह से हमें cement of the ties का मतलब क्या है, आपकी वजह से हमें दोस्तियां और मोहब्बत हो जाए. मोहम्मद, may Allah cement our ties through you, and if this happens, you will become dearest to us. क्योंकि हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो हमें मोहब्बतें कराए, हमें दोस्तियां कराए, हमारी दुश्मनियां खत्म कराए, क्योंकि हमारी जनरेशन आगे बढ़ी तब सकती है जब हमारी दुश्मनियां खत्म हो. ये बात कह के ये हज़ार जब चले गए, तो ये 6000 जब यहाँ से लौटे, जब वो गए, 1 साल तक इन्होंने मदीना में अपने लोगों को कन्विंस किया. तो अगले साल कितने लोग आए, मेरे साथ बोलो 12. अगले साल कितने लोग आए, 12. अब इसको ऐसे याद करना है, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12. मेरे साथ बोलो, टाइप नहीं होगा ये, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12. ये जो मैं आपको ये जो लाइन याद करवा रहा हूँ, उसके पीछे पूरी टीचिंग है. तो नेक्स्ट ईयर जब 6 लोग इस्लाम कबूल करके गए, तो 12th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में कितने लोग आए थे, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12. तो ये बात आपको फिर नेक्स्ट क्लास में ही समझ आ पाएगी, लेकिन फिलहाल आप इसका जो है वो जो याद करने की कोशिश करें. 12 नहीं 7, 7 नहीं 12, 12 नहीं 7, 7 नहीं 12. तो अब आप पॉइंट सीख रहे, और पॉइंट सीखने के बाद हम आगे गुफ्तगू करते हैं. लिखिए जी, 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के पॉइंट सीखें. मैं वापस इधर आ गया हूँ. 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, पहला पॉइंट लिखो, accompanied by Hazrat Abu Bakr and Hazrat Ali Raziyallahu anhu, Prophet peace upon him, went to Aqaba. बल्कि काम होता है, Prophet peace on preached at Aqaba कर लेते हैं. Prophet peace on preached at Aqaba, accompanied by Hazrat Abu Bakr and Hazrat Ali. Prophet peace upon him preached at Aqaba. He was rejected by many tribes and individuals. He was rejected by many tribes and individuals. He, peace be upon him, met 6 pilgrims at the valley of Aqaba. He met 6 pilgrims. They belonged to the tribe Khazraj of Medina. They belonged to the tribe Khazraj of Medina. Prophet peace upon him invited them towards Islam. Prophet invited them towards Islam. They believed in Prophet peace upon him. They believed in Prophet Muhammad peace upon him, and
converted. They committed to spread forward piece of message to their people. They committed to spread the prophet's message to their people. बस जी, आज की क्लास यहाँ पर खत्म हो गई। 5:30 बजे मेरी बहादुराबाद में दूसरी क्लास है, तो मैं फौरन जा रहा हूं। ट्यूसडे की क्लास 3:30 के बाद ही स्टार्ट होगी। दिमाग से 1 घंटा कहां से हो गया? 1.25 घंटे पढ़ाया मैंने, ओनली 1 आवर। आप देर से आई हैं सारा, तो मैं क्या करूं? अपना टाइम देखिए ना, मेरा टाइम भी देख लिया। अच्छा जी, 12th और 30th ईयर चलेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि हम जब ट्यूसडे को मिलेंगे तो मे बी आप में से कुछ लोग जो है वो घर थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हो, तो मैं ट्यूसडे 3:30 से 5 जो है वो क्लास लूंगा, क्योंकि फिर मुझे बहादुराबाद जाना होगा, आधे घंटे की ड्राइव है। तो मैं आपको 3:30 से 5 ट्यूसडेज को पढ़ाया करूंगा, 5-10 भी 5-5 भी हो सकते हैं, और फिर जो है वो अल्लाह आपको भला करे फ्राइडेज को मैं आपको 3 से 5 बजे पढ़ाया करूंगा। अब उसके बाद में एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास और रखूंगा, क्योंकि मुझे 3 क्लासेस ऑनलाइन में चाहिए होगी। वो डे और वो टाइम कौन सा होगा, वो मैं कभी कभार वो क्लास कर दूंगा वीक में। वो कौन सा डे और टाइम होगा, एक टाइम हम लोग अगले वीक में सेट कर लेंगे, जिसमें फिर हमें वो एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी। क्योंकि मैं अब इस मंथ जो अक्टूबर चल रहा है, इस मंथ में जो है वो आपका पेपर 2 भी स्टार्ट कर दूंगा। फिजिकल क्लास वाले जैसे मेरे पास आते हैं, वो 2 दिन पढ़ते हैं, तो वो थर्ड डे वो लोग भी आते हैं, और उनको थर्ड डे जब आना होता है वो एक जो है पेपर 2 की एक्स्ट्रा क्लास होती है 2 से 3 घंटे की, तो वो वाला मामला हमारा चलता रहेगा। आप लोग का थर्ड डे कौन सा हुआ आपको बाद में बताया जाएगा, और किसी और का थर्ड डे कौन सा हुआ बाद में बताया जाएगा। सो आप लोग से कब मुलाकात होगी? ट्यूसडे को। अभी मैं सवाल नहीं ले पा रहा आपके, क्योंकि मुझे जल्दी से दौड़ लगा के पहुंचना है आगे, असर की नमाज भी पढ़नी है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अल्लाह का भला करे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो बड़ा ख्याल रखना अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।